प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस। जहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो कोई भी, तो वो मुझे फ़ोन पे क्लियर कर सकता है और हम उसके साथ लाइव इंटरेक्ट होकर के उसको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250, उसने एक लिमिट दे दी। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 और 250 ये एक लिमिट दे दी। इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि कितने से 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 से कम्प्लीटली ऐसे पूछ रहे हैं ना कि मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 की टेबल में आने वाले ऐसे कितने नंबर्स होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 4 की टेबल में आने वाले नंबर्स की अगर हम कुल संख्या जानना चाहें तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला नंबर तो हमको 12 मिलेगा, क्योंकि 10 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, 11 भी नहीं होता, तो कौन सा 12 होगा। यानी कि 4 का जो मल्टीपल है वो कौन सा है, पहला 12 है। 10 और 250 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कौन सा आएगा, 16 आएगा, फिर 20 आएगा। इस प्रकार से हमको लगातार नंबर मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही कहीं 250 भी मिलेगा। 250 से अगर 250 नहीं है तो 250 से कम देखेंगे, फिर और कम देखेंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने 13 क्वेश्चन में किया था। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी बातें आप समझ भी रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा सर 12 होगा, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। 12 के बाद दूसरा कौन सा होगा, फिर 16 होगा, फिर कौन सा होगा, 20 होगा। और इस प्रकार करते करते चेक कर लीजिए कि क्या 250 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 250 को बच्चों क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो। 4 उससे करोगे तो 4 6 जा 24 आएगा, नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर ये 10 हो जाएगा। और 4 2 जा जब आप 8 कर दोगे तो जब 8 को घटाओगे तो यहाँ 2 बचेगा। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, कि इस नंबर में अगर 2 कम कर दिया जाए तो ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 4 से डिवाइड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस नंबर के पास 2 है ज़्यादा, और 2 ज़्यादा होने की वजह से ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो 250 में से जब हम लोग 2 कम कर देंगे, तो जब 250 में से 2 कम कर दिया तो 248 बच रहा होगा। यानी कि जो आखिरी संख्या होगी जो 2 से कम्प्लीटली 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होती होगी वो 248 हो रही होगी। यानी कि अब हमको एक एपी पता चल गई, जिस एपी का पहले से लेकर के आखिरी तक के सभी टर्म्स मालूम है। अभी कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, हाउ मैनी नंबर्स विल बी देयर। तो नंबर्स पता करने का मतलब है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an की वैल्यू कितनी है, 248 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस n माइनस 1 बना रहने दीजिए, और d कितना है, 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4, यानी 248 इज इक्वल टू 12 प्लस। आप देखिए अब यहाँ पर एक बात समझो ज़रा, कि अगर इस 12 को इधर लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू 4 ऐसा ही रहेगा। 248 में से 12 गए तो 236 बचते हैं, और यहाँ पर जो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वो 4 का यहाँ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड जा कर के ऑटोमेटिकली डिवाइड में हो जाती है चेंज। अब आप इसको काट दीजिए, 4 5 जो 20, 3 बचेगा 36, 4 9 जा 36, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 59। तो n की वैल्यू हो गई 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 60 आ गई। n की वैल्यू 60 आ गई, मतलब यहाँ पर ऐसे 60 नंबर होंगे, ऐसी 60 संख्याएं होंगी जो कितने से, 4 से डिवाइड हो रही होंगी। यहाँ कह सकते हैं कि 4 की मल्टीपल्स होंगी बिटवीन 10 एंड 250। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया, एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद उसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी हम लोगों को दी गई हैं, उन एपीज में एन की किस वैल्यू के लिए ये एपीज के वो टर्म इक्वल हो जाएंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे एक पहली एपी 63, 65, 67 दी गई है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है ना। 15th क्वेश्चन है ये, 15 लिख दूँ मैं यहाँ पे। अब दूसरी एपी कितनी दी गई है, 3, 10, 17 है ना। एक है 3, फिर है 10, फिर है 17 और ये आगे चलती जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस एपी को आगे, ये एपी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, छोटा है, जबकि इस एपी, ये एपी जो है वो तेज चलेगी क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी बड़ा है। यहाँ पर डी है 7। तो आप हमें एक बात बताइए कि अगर इसका डी 2 है, इसका डी 7 है, तो ये चलते चलते इस एपी के लगभग कभी ना कभी तो बराबर आ जाएगी क्योंकि ये स्पीड में चल रही है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है वो बड़ा है। अब आप हमें ये बताइए, कह रहे हैं कि इस एपी का एक टर्म जो कभी यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा वो कभी बराबर हो जाएंगे, तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा जो इसके बराबर हो रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहली मान लो कि इनके nth टर्म इक्वल होंगे, तो लेट nth टर्म है ना, क्या लिखे हैं, nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज विल बी इक्वल, कैसे होंगे, बराबर होंगे, विल बी इक्वल। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। तो अब हम आपसे अगर ये कहें कि पहली एपी को हम ए एन मान लें, दूसरी को हम कैपिटल ए एन मान लें, मतलब दोनों के ए अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। हम इसको कहते हैं बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो डी है कैपिटल डी इसलिए माना क्योंकि इस डी को और इस डी को आप एक जैसा ना समझें, ये दोनों डी को आप अलग अलग डिफाइन कर पाएँ। अब आप इस पहली वाली एपी के लिए ए बताइए कितना है, ऊपर से देखिए 63, ए माने फर्स्ट टर्म, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखिए 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू दूसरी एपी पे आ जाइए, ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। आप इसको देखिए 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का n से होगा तो 7n माइनस 7। अब 63 माइनस 2 कितना होता है, 61 होता है, और प्लस ये कितना है 2n है इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा 7n है, और ये माइनस 7 प्लस 3 यानी कि माइनस का 4 है। आप देखिए 2 को अगर वहाँ भेजते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 7n माइनस 2n कितना होता है 5n होता है, ये 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 61 प्लस 4 यानी कि 65 होता है। 5 से ये कट जाएगा 13 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू हमारा 13 आ गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 13। मेरे कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इस एपी का और इस एपी का, दोनों एपी के जो 13वें टर्म होंगे वो आपस में कैसे हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे, बराबर हो रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करके आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक एपी है, उसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 16 है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। एक्सीड्स का मतलब मैंने कल बताया था आपको, अधिक होना, ज़्यादा होना। एक एपी को पता करना है, एपी पता करनी, एपी पता करने का मतलब होता है ए और डी पता लगाना। उस थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है, A3 इज इक्वल टू 16। आप एक बात बताइए, A3 का मतलब कि आप A प्लस 2D नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, और सेवेंथ टर्म जो है, एक और कंडीशन दी गई है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स माने सेवेंथ टर्म अधिक है, ज़्यादा है, कितना 12 ज़्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से। तो सेवेंथ टर्म जो है ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से। तो फिफ्थ टर्म में और 12 जोड़ दें, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये तो बात आप समझते होगे कि जो चीज़ कम होती है उसमें हम जोड़ देते हैं ताकि वो दोनों बराबर हो जाएं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं सेवेंथ टर्म 12 ज़्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से। तो 12 जोड़ दीजिए फिफ्थ टर्म में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। A7 का मतलब है A प्लस 6D, A5 का मतलब है A प्लस 4D।
और यहाँ पर देखिए अब आप ये ए से ए जो है बेटा वो कैंसिल हो जाएंगे और 6d ये 4d यहाँ आकर के माइनस होंगे इज इक्वल टू 12, यानी कि 2d इज इक्वल टू 12, इट मीन्स d इज इक्वल टू 6। मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। अगर मैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँ, पुट कर दूँ, तो मैं लिख दूंगा पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं? फर्स्ट में रख रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं कहने लग रहा हूँ a प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू ये 12 वहाँ जाके -4, यानी कि a की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। हमसे कहा गया था डिटरमाइन द AP, है ना, डिटरमाइन द AP डिटरमाइन करनी थी। AP डिटरमाइन करने का मतलब है शुरू के 3-4 टर्म लिख करके दिखा दो। तो पहला टर्म क्या है? 4 है। दूसरा क्या बनेगा? a प्लस डी, यानी कि इसमें d जोड़ दो। तो पहला तो 4 था, उसमें d यानी कि 6 और जोड़ दिया तो 10 हो गया, 6 और जोड़ दिया 16 हो गया, फिर 22 होगा, और निरंतर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर ये 16 था शायद, है ना, 16 को नोट करें, और उसके बाद फिर हम आपको एक बात जो समझाएंगे वो बात को समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आप अगले क्वेश्चन को खुद ब खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बात क्या है, उस बात को समझिए। एपी में एक चीज़ बताइए, अभी तक जो टर्म्स आप निकालते थे वो आगे से निकालते थे, यानी कि फ्रॉम जहाँ से बिगनिंग हो, जहाँ से वो एपी बिगिन होती है, ठीक है ना। तो शुरुआत से जब आप निकालते थे तो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां टर्म में मिलते थे। लेकिन अगर आप यही काम पीछे से कर रहे होंगे, जब आप यही काम पीछे से कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम द लास्ट। अगर आपसे पीछे से 5वां पूछे, पीछे से 10वां पूछे, या कोई भी टर्म पूछ सकता है। तो लेट अस एज्यूम क्वेश्चन ने हमसे कहा कि जैसे ये एपी है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे करके ये 100 तक है। मैं आपसे ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं आपसे ये पूछूं कि आगे से 5वां टर्म बताओ, आगे से 6वां टर्म। मैं पीछे से 5वां भी पूछ सकता था। तो जब मैं पीछे से 5वां पूछूंगा तो आपको इतना अंदाज़ा है कि यहाँ पर 5-5 का अंतर चल रहा है, तो इसके पहले 95 रहा होगा, उससे पहले 90 रहा होगा। ये तो आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस एपी को जब पीछे से टर्म पूछा जाता है तो वो पीछे से उल्टा कंसीडर कर लेते हैं कि हम इधर से चलना शुरू हुए। तो वो एक तरीका है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें यहाँ पर CBSE ये कहता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, और वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पहले मैं दोनों चीज़ों को मैच करवा के एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को डिफाइन करूँगा। लेट्स एज्यूम कि अगर ये एपी ऐसे चलती जा रही है तो कहीं ना कहीं 85 रहा होगा, फिर उसके बाद 90 रहा होगा, फिर 95 रहा होगा, फिर 100 रहा होगा। सपोज करो कि ये एपी 100 तक फिक्स थी, यानी 100 तक 5 से लेकर के शुरू हुई थी और 100 तक जाती थी। मैं पूछूं इसमें से मुझे पता करना है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से चौथा टर्म कितना होगा, ठीक है ना। समझना मेरी बात को, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। तो वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट जो है वो 85 है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से करें, हम उल्टी तरफ से एपी मान लें तो क्या होगा। मान लो कि एपी हमने इधर से शुरू मान ली, ये उल्टा कर दिया, इस पैटर्न को पूरा पलट दिया हमने, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर ले आए। तो क्या होगा, ये ए होगा यानी A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, उल्टी तरफ से शुरू हो जाएगी ना एपी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो ए की वैल्यू हो रही होगी वो 100 हो रही होगी। और आप बताइए डी कितना हो रहा होगा, क्योंकि डी क्या होता था, A2 माइनस A1। तो आप 95 माइनस 100 करोगे तो जो वैल्यू आ रही होगी वो बेटा -5 आ रही होगी, ठीक है। हमने कहा आपसे कि पीछे से चौथा टर्म बताइए, यानी कि हम A4 चाहते हैं। आपके दिमाग में आया कि सर A + 3D होता है, ए की जगह आपने 100 डाला, प्लस 3 इंटू डी की जगह -5 डाला, तो आपने कहा सर 100 माइनस 15, यानी कि बेटा आपका आंसर आया 85। यानी कि आपने जब इस एपी को उल्टी तरफ से बनाया तो आंसर आ रहा है 85। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले से करते हैं। एक फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि पीछे से n वां टर्म। फॉर्मूला है इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है फॉर्मूला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वियर L बताता है लास्ट टर्म यानी an,
और n बताता है नंबर ऑफ टर्म और d बताता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में ये ध्यान रखना AP को उल्टी तरफ से नहीं, जैसी है वैसी ही मानी जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो a कितना है इस AP के लिए 5 है, पहला टर्म 5 था। d कॉमन डिफरेंस कितना होता है A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5। हमें कौन सा चाहिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का ये फॉर्मूला है, हमें कौन सा चाहिए था पीछे से चौथा टर्म। तो हमें क्या चाहिए था 4th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, यही होता है ना L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है लास्ट टर्म 100 माइनस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, और d कितना है 5। इसको कहोगे आप 100 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है 3 इंटू 5, यानी कि 100 माइनस 3 5 ज़ा 15, 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि चाहे मैं इस मेथड से जाऊं चाहे मैं इस मेथड से जाऊं, दोनों ही मेथड्स हमको सेम आंसर देते हैं। तो इस तरह से हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी बनाया जाए बट हम आंसर सही ही मिलेगा हमको। तो ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला ये सही मेथड है, आप पेपर में इसको ही अप्लाई कीजिए। ये आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ वो क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार पढ़ लें और उसके बाद फिर बताइए मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं। लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। AP है, AP दी गई है 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ ख़त्म होती है 253 पे ख़त्म होती है। ये AP 253 पे एंड होती है। तो ये कह रहे हैं कि इस AP का कौन सा टर्म बताना है, पीछे से 20वां टर्म बताना है, यानी इधर पीछे से चलते हुए आएंगे तो कोई 20वां टर्म होगा वो बताना है। तो हमसे क्या कहा गया है 20th टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP है ना, पीछे से, इज इक्वल टू क्या होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है इसके लिए लास्ट टर्म, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, क्या होता था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था nth टर्म के लिए। सो अगर अब हम इसको अप्लाई करेंगे 20th टर्म है ना, तो 20th टर्म अगर चाहिए 20th टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट ऑफ AP, पीछे से अगर हमें 20वां टर्म चाहिए तो हम क्या कह रहे होंगे आपसे, L की जगह कितना डालेंगे 253, 253 डाल देंगे 253, तो 253 हो गया, माइनस n माइनस 1, कौन सा टर्म चाहिए 20वां चाहिए, 20 माइनस 1, और d कितना है 8 में से 3 गया तो अपना 5 बचता है। तो हम आपसे कहेंगे 253 माइनस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू 5, यानी कि 253 माइनस 19 5 ज़ा 95। ठीक है ना, 19 5 ज़ा 95, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 158 बच जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार कि आंसर आपका आंसर सीट से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि इस तरह में ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको इस चीज़ को रिपीट करके बता देंगे। ठीक है, वैसे आंसर जो है वो 158 बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18th क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th एंड, हाँ मैं इधर बता दे रहा हूँ, अभी इधर काफ़ी जगह है, यहाँ पे बन जाएगा 18th क्वेश्चन। ठीक है, 18th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 18th, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17th। आप इस 17th को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 18th बताते हैं आपको। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। ठीक है ना, कौन कौन से टर्म्स का सम, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। चौथा टर्म और 8वां टर्म इन दोनों का सम 24 है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, है ना, देखते जाइए ध्यान से। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन बनती है, दूसरी बनती है। चलिए पहले इसको बना लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे सॉल्व। A4 और A8 का सम 24 है,
A4 को हम A+3D कहते हैं और A8 को हम A+7D कहते हैं, इज इक्वल टू कितना है 24 है। A और A मिलकर के 2A बन गए, 7 और 3 कितने होते हैं 10D होते हैं, इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करा दो, A+5D इज इक्वल टू 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये कह रहे हैं 6th और 10th टर्म का सम 44 है, यानी कि 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। यहाँ तक पहली इक्वेशन बन गई है ना, और दूसरी कंडीशन ये दी गई थी तो एंड लगा के लिख दिया A+5D और प्लस A+9D इज इक्वल टू कितना है 44 है। तो A और A कितना हो गया 2A, 9 और 5 कितना हो गया 14, बराबर कितना हो गया 44। तो 2 से डिवाइड कर तो A+7D इज इक्वल टू कितना हो गया 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात बताओ कि क्या आपको ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो उनको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। कैसे? बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत आसान है, तो आप कोशिश कीजिए एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें। तो जब एलिमिनेशन लगाओगे तो आप कहोगे सर A+5D इज इक्वल टू 12 है ना, और दूसरा आप कह रहे होगे सर A+7D इज इक्वल टू 22। आप चेक करो साइन चेंज, ये कैंसिल, -2D इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 5। D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 आ गई। अब अगर D की वैल्यू 5 है तो पुट कर दो D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो A निकल आएगा। तो A+5D इज इक्वल टू 12 है, तो 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो A+25 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। तो A+25 इज इक्वल टू 12, तो जब 25 वहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस का 25 प्लस का 12 यानी कि माइनस का 13। तो यानी कि A की वैल्यू आई -13 और D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इस AP के पहले 3 टर्म बताने हैं, पहले 3 टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी AP के 3 टर्म पूछे गए हैं तो 3 टर्म क्या होते हैं, A+D और A+2D। तो A कितना है पहले माइनस का 13, A+D जब करोगे तो 13 + 5 यानी कि माइनस का 8, और उसके बाद तीसरा टर्म फिर से 5 प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा माइनस का 3। ये AP हमारी बन जाएगी, AP के पहले 3 टर्म हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। आप इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात थी नहीं जो आप ना कर पाते, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वीडियो के एंड में, तो जो 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए हों अगर, तो आप उसके आंसर को चेक करवा लीजिए मुझसे, एक बार मैच करवा लीजिए। और अगर किसी बच्चे को आए ना हो, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि वो जो क्वेश्चन दिए थे वो मैंने उसी पैटर्न पे बेस्ड दिए थे जो पैटर्न मैंने आपको अभी तक पढ़ाया था। आज जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो आज के पैटर्न पे बेस्ड होंगे जो अभी तक आपको पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन 18 हो गया, 19 देख लेते हैं कि 19th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे ये कह रहा है, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 every year. In which year did his income reach 7,000? 5,000 रुपये में 1995 में नौकरी शुरू की, 1995 में जॉब स्टार्ट हुई एंड देन इस इनकम वॉज ₹5,000। ठीक है, तब उनकी इनकम 5,000 रुपये थी। एक साल बीत गया, 1996 आई, 1996 200 रुपये बढ़ के मिलने लगे, 5,200 हो गए होंगे। एक साल और बीत गया, 1997 उनकी इनकम में 200 रुपये का और इंक्रीजमेंट हुआ, 5,400। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता रहा और कब जा कर के उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी, वो कौन सा वर्ष होगा जब उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी, हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है। सवाल हमने आपको बताया, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार सवाल को अपनी किताब से पढ़ लीजिए, और फिर भी अगर कोई संदेह लगे, कोई डाउट लगे तो आप हमें बताइए कि सर हमें समझ में अभी भी नहीं आया। अब देखिए, 1995 में 5,000 मिलते थे, 1996 में 5,200 मिलने लगे, क्योंकि 200 रुपये पर ईयर का इंक्रीमेंट हो रहा था। एक साल में कितने रुपए उनके बढ़ते थे, 200 रुपये बढ़ जाते थे। अब हमने आपसे ये कहा कि अगर, तो ये पूछ रहे हैं कि ये 7,000 रुपये उनको किस वर्ष में मिलने लगे होंगे, ये पता लगाना है।
बेटा इसको करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसके, बट हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू नहीं ले जाएंगे। हम आपको बताएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि बिल्कुल जेन्यून मेथड है। ठीक है, इस मेथड पे आपके नंबर कट नहीं सकते, टीचर आपके नंबर काट नहीं सकते। एक ही जगह ए एन की जगह कितना डालोगे आप 7000, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, कहाँ पहुँचना है 7000 पे। तो एक ही जगह एक ही वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू है, मतलब शुरुआत कितने से हुई थी उनकी 5000 से, तो एक ही जगह कितना डालोगे 5000 और प्लस n माइनस वन, यानी कि हमें ये तो पता लगाना कि किस वर्ष में कितने वर्ष बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। n तो पता लगाना, डी कितना है 200 रुपये प्रति वर्ष उसका इंक्रीमेंट होता था। ये 5000 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, 7000 में से 5000 जाएगी तो 2000, और ये कितना होगा n माइनस वन इंटू 200। मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 10 या 20 होता है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11वें वर्ष में उनकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 7000 रुपये। एक बार ये बताइए आप लोग कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 11वें वर्ष में पूछा गया है या फिर वो पूछ रहा है कि किस ईयर में हो जाएगी, 2003 में, 2004 में, ये पूछा गया। मुझे लगता है ये पूछा गया था कि कितने वर्ष में, तो n इज इक्वल टू 11, यानी कि सो इन 11th ईयर, है ना, सो इन 11th ईयर ये लिखी है ना, हिज सैलरी बिकम, हिज इनकम, इनकम लिख देते हैं, हिज इनकम बिकम कितनी हो जाएगी 7000, ठीक है, रुपीज़ 7000, 7000 रुपये उनकी इनकम बन जाएगी। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आसानी से समझ में भी आ जाती है बात हमको। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसी प्रकार का है, एक भाषा दी गई है, उसको पढ़ करके एपी बना लेनी, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अगर, तो 20 क्वेश्चन क्या है, 20वां प्रश्न हमसे ये कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए, ठीक है, सेव किया, और उसके बाद हर वीक उनकी जो सेविंग थी वो 1.75 रुपीज़ बढ़ती चली गई, और nth वीक में उनकी सेविंग जो है वो 20 रुपये 75 पैसे हो गई। तो n की वैल्यू बताओ। तो पहले सप्ताह में उन्होंने 5 रुपये बचाए, फिर 1 रुपये 75 पैसा बढ़ गया, तो ये 6 रुपये 75 पैसे हो गए होंगे, है ना। उसके बाद 8 रुपये 50 पैसे हुए होंगे, और ये क्रम चलता रहा होगा, और उनकी कभी ना कभी इनकम जो सेविंग थी वो 20 रुपये 75 पैसे हो गई होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमसे n पूछा गया, तो ए एन इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 20 रुपये 75 पैसे, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, n माइनस वन है, और डी कितना है 1 रुपये 75 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिखते हैं, ये ऐसे सवाल जब दिया जाता है तो आपको ऐसी संख्याएं दी जाती हैं जो बहुत जल्दी कट जाए। अगर आपने उनको पहचान लिया तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। कि 5 यहाँ आकर के माइनस होगा, तो 20 रुपये 75 पैसे में से 5 जाएगा तो 15 रुपये 75 पैसे बचेंगे, और n माइनस वन इंटू 1.75। मेरे भाई पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेसिमल यहाँ से और ये डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1575 बटा 175 बराबर होना चाहिए n माइनस वन। ये संख्या इससे ज़रूर कटती होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि संख्या इससे कटती ना हो, क्योंकि अगर सवाल बनाया गया है तो ये संख्या अवश्य कटनी चाहिए। नहीं कटती तो फिर वो nth की ऐसी वैल्यू आती ही नहीं, 20.75 देता ही नहीं सवाल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक काम करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 175 ऐसे तो कटेगा नहीं है, 8 या 9 बार कटना चाहिए। चेक करते हैं, 175 गुणा 9 कर लेते हैं, तो 9 5 जा 45 है ना, और 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67 है ना, और 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15, यानी 1575। ये पूरा इससे 9 बार में कट जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी हुई 10, और शायद हमसे n ही पूछा गया था क्वेश्चन में, लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट वीक है, देन इंक्रीज गिवन बाई रुपीज़, ठीक है, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम फाइंड द वैल्यू ऑफ n, लास्ट में लिखा था n निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट किया है, और इस एक्सरसाइज में अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए।
जैसे कल मैंने आपको एक सीट दी थी, वैसे ही मैं आपको एक और सीट अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपको जो ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।